ठीक है भाई मतलब इसके पहले वाला नहीं हुआ होगा? वो पहले वाला हो गया, सेव हो गया, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो बन गई। अरे यार नेटवर्क इशू ना, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो कोई नहीं, सुनना। ठीक है, तो हम काम पर तो दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ठीक है तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो हमने चैप्टर 6 में क्या पढ़ा था, कह रहा हमारे लिए वो प्रोसेसेस क्या थे, वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मतलब अगर वो प्रोसेसेस ना चले तो हम क्या है, हम जिंदा नहीं रहेंगे। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस नहीं काम करेगा। समझ में आया? क्या रिप्रोडक्शन दूसरी तरफ कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है। मतलब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता तो क्या उसकी डेथ हो जाती है? नहीं, उसकी डेथ तो नहीं होती है। ऐसा नहीं, मैंने क्या बोला। और दूसरी तरफ रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी यूज की जाती है। अब सिंपल सा इसका मतलब आ गया। मतलब ये कि हमने जो चैप्टर 6 में जितने भी प्रोसेसेस पढ़े थे उन सबसे एनर्जी, वो सब एनर्जी या तो कम यूज करते हैं या तो उल्टा एनर्जी देते हैं। ठीक है, वो एनर्जी चलो, और वो हमारी लाइफ प्रोसेसिंग के लिए जरूरी भी है, तो इसलिए वो चलने भी चाहिए। कह रहा दूसरी तरफ रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, और ऊपर से वो कोई एनर्जी प्रोड्यूस भी नहीं करता, और वो कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी नहीं है। मतलब अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करता, क्या वो मर जाता है? नहीं। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला? तो कह रहा है इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो सिंपल सा आंसर क्या है कि उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई, हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ टाइगर्स है। ठीक है, टाइगर्स रिप्रोड्यूस ना करें तो उनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी क्या? नहीं। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स थे, डायनासोर्स ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया। आया समझ में क्या? चाहे कोई भी रीजन हुआ हो, ठीक है, जब उनका रिप्रोडक्शन खत्म हुआ तो उनकी आबादी ही खत्म हो गई और वो सारे खत्म हो गए। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला? इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस सिर्फ एक रीजन की वजह से करते हैं, ताकि उनकी जनरेशन चलती रहे। आया समझ में मैंने क्या बोला? मतलब वो पेरेंट है, फिर उनके जाएगा, फिर वो खुद पेरेंट बनेंगे, फिर उनके जाएगा, फिर वो पेरेंट बनेंगे, फिर उनके जाएगा, तो जनरेशन चलती रहे और उनकी आबादी बढ़ती रहे। इस वजह से क्या करना पड़ता है? रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। समझ में आया मैंने क्या बोला? आगे समझ जरा ध्यान से। मैं एक काम करता हूँ, मैं एनसीईआरटी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें आज इंपॉर्टेंट पढ़ानी है हमें, पढ़नी है मतलब हमें। ठीक है, अगर यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछ लो यार। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। क्लियर अभी भी नहीं आ रही है कि मेरी आवाज? अभी भी अगर क्लियर नहीं आ रही है आवाज तो बता दो यार। आ रही है भैया? भैया अभी क्लियर, अभी आ रही है? हाँ भैया। हाँ भैया। झूठ क्यों बोल रहा है भाई शिवम? झूठ क्यों बोल रहा है? पाप लगेगा ना, ऐसा बच नहीं पाएगा तो। भैया मेरे में क्लियर नहीं आ रही है, तो एक बार तो एग्जिट कर फिर एंटर कर। ठीक है, एक बार एग्जिट करके फिर एंटर कर ले, तब शायद आ जाएगी। ठीक है, देखना, सुनना जरा ध्यान से। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखना। ठीक है, सुनो। कह रहे हम जब मैकेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं उसका मैकेनिज्म समझे, उससे पहले समझना ये जरूरी है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने सिंपल सा रीजन बता दिया तुम्हें कि रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करता है, हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। अगर जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी तो उस तरीके की जो लिमिटेड जो वो है, क्या नाम है, ब्रीड है या फिर स्पीशीज है, वो खत्म हो जाएगी। आया समझ में मैंने क्या बोला? इस पैराग्राफ में वो लिखा हुआ है, आगे सुनना। ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ इस पैराग्राफ की। सो व्हाई वुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस दैट इज इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव? इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लास। कह रहा है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए कोई जरूरी नहीं है वो लाइफ प्रोसेस, फिर भी वो क्यों करता है, तो इसका आंसर मैंने तुम्हें बता दिया। क्या ही डिस्कस करोगे, सुनना। Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organism because they reproduce। कह रहा है आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस वजह से जानते हो क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करता है। मतलब क्या इस बात का? चलो पहले इस बात का मतलब ही समझ लेते हैं। सिंपल सा मतलब है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म था, वो अभी है और वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, तभी तो तुमको दिखाई दे रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल टाइगर, टाइगर मान लो आज से 200 साल पहले ओरिजिनेट हुए, वैसे हुए कई हजारों साल पहले, मान लो 200 साल पहले ओरिजिनेट हुए, लेकिन तुम थे क्या 200 साल पहले? नहीं। समझाया मैंने क्या बोला? मान लो फॉर एग्जांपल एक दूसरा एनिमल लगा दो जिसका नाम मान लो ए है, ठीक है, वो एनिमल है, वो भी 200 साल पहले ओरिजिनेट हुआ था,
उसको तुम जानते हो क्या? नहीं जानते। रीजन क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म नाम ए वाले ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस नहीं करा, और जब वो रिप्रोड्यूस नहीं करा तो वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन टाइगर नाम का जो ऑर्गेनिज्म था वो लगातार रिप्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, और वो इसीलिए तुम्हें दिखाई देता है, और तुम उसको जानते भी हो, तुम उसको देखोगे तो पहचान लोगे, मिली तो नहीं होगे तो मिलना भी मत। समझ आया मैंने क्या बोला? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका सिंपल सा मतलब क्या आ गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इसलिए रिप्रोड्यूस करता है ताकि उसकी जनरेशन आगे बढ़ती रहे, और वो जनरेशन टू जनरेशन मतलब ईयर्स टू ईयर्स आगे चलता रहे उसका काम। आया समझ मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उससे ध्यान से समझना। देखो ये बायोलॉजी का चैप्टर, और इसी चैप्टर में मैं इसी के स्क्रीन शेयर बार बार कर रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सुनना, वैसे मैं एनसीईआरटी से कुछ पढ़ाने नहीं वाला, ठीक है, मतलब मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, लेकिन वो टॉपिक तुमको रिलेट हो जाना चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुनना, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? कह रहा है ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपने जैसी, मतलब जैसा कि मान लो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, वैसा ही कॉपी बनाएगा वो ऑर्गेनिज्म अगली जनरेशन को। देखते हैं, organism look similar because their body design are similar. If body design are to be similar, the blueprint for their design would be similar. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprint of the body design. In class 9, कह रहा है आपने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो मैं भी बताऊंगा। कह रहा है अलग अलग तरह के प्रोटीन क्या करते हैं, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को करते हैं और ऑल्टर करते हैं। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of DNA copies. Cells use chemical reaction to build copies of the DNA. This to creates two copies of the DNA in a reproducing cell, and they will not be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other towards the. अब ये मैं समझा रहा हूँ और यही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये जो टॉपिक, ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से समझना। सुनो, ठीक है। तो जब भी माइंड डाइवर्ट हो रहा होता है ना, तो अपने दिमाग को एक तरह क्या नाम है, तुम कंसंट्रेट करना चालू करो। जब मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन डीप होना चाहिए कि हाँ अब ये समझ में आना चाहिए। ऐसा मैं निकला, एक बात और याद रखना, जितने इस सेक्शन में हो ना भी 41, बेटा एक भी कम हुआ ना बहुत मारूंगा, ठीक है। रीजन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक तुम एक क्लास लेते हो और दूसरी क्लास छोड़ देते हो, ये मत करा करो यार, फिर फायदा ही क्या है एक क्लास लेने का, ठीक है। उससे अगली क्लास जब लोगे तो उससे बीच वाली क्लास छोड़ देना, क्या ही फायदा उसका, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, सुनना, सिंपल सा मतलब है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ क्या नाम है, एग्जैक्ट कॉपीज की, ठीक है। क्वेश्चन ये है, टॉपिक ये है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक जो ऑर्गेनिज्म है एग्जैक्ट उसकी कॉपी बनती है क्या दूसरी भी? मतलब ये कि जैसा पेरेंट दिखाई देता है क्या वैसा ही जाइगोट दिखाई देता है, हाँ या नहीं? अब चलो इस चीज को चेक करते हैं। कह रहा है अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुमको एग्जैक्ट जैसा पेरेंट दिखाई दे रहा है वैसा ही जाइगोट अगर बनाना है तो तुम्हें क्या चाहिए? एक ब्लूप्रिंट चाहिए। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? नक्शा, रास्ता, एक तरीका कि वैसी ही कॉपीज निकले। समझ आया मैंने क्या बोला? किसी भी ऑर्गेनिज्म की वैसी ही कॉपी निकालने के लिए क्या चाहिए? तुम्हें एक रास्ता चाहिए जिस पे चलकर तुम एग्जैक्ट चीज बनाकर तैयार करोगे, या फिर तुम्हारे पास कोई मशीन है, होता है ना। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे मार्कर है, ठीक है, ये कंपनी मान लो कैमलिन की कंपनी है, उसको ये हजार मार्कर बनाने, सबका डिजाइन बिल्कुल सेम होता है, तो वो कैसे कर पाती है? तो वो एक मोल्डिंग मशीन यूज करती है, इसका मतलब वो ब्लूप्रिंट है। वो ब्लूप्रिंट है जो क्या करते हैं, एक एग्जैक्ट कॉपी को डिजाइन करती है। आया समझ मैंने क्या बोला? हर एक पेन में मार्कर जो तुम उठाओगे एग्जैक्ट ऐसा दिखाई देता होगा। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से। अब होता क्या है कि वो एक मशीन है, अगर मशीन है तो उसमें गलती तो हो ही सकती है। लो फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई चीज फंस गई, ठीक है, और वो फंस गई तो उसने क्या करा, इस पे एक मार्क लगा दिया और इसके यहाँ पे गड्ढा हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? या फिर मान लो मशीन सही से काम नहीं कर रही, अटक अटक के काम कर रही, तो वो तब भी चेंज कर देगी इन्फॉर्मेशन को, तो ऐसे शेप बननी चाहिए थी, इससे कुछ अलग बन जाएगी या फिर बनेगी ही नहीं। आ रहा है मैंने क्या बोला? तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में क्या चलता है, एक मशीनरी काम करती है जो अलग अलग कॉपीज बनाती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा जो कॉपीज होती है वो हमेशा एग्जैक्ट कॉपीज बनती है, लेकिन जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं क्या हम बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे पेरेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हम अपने पेरेंट्स की। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो उसका सिंपल सा रीजन है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर हो रही होती है ना, तो उसके अंदर कुछ गलती हो जाती है। अब तुम बोलोगे कि यार भैया इन्फॉर्मेशन अगर ट्रांसफर हो रही है तो गलती कैसे हो सकती है? तो सिंपल सा मतलब है, हमारी बॉडी में भी मशीनरी काम कर रही है। अगर मशीनरी काम करे तो मशीन से गलती बिल्कुल हो सकती है। ऐसा मैंने क्या बोला? और अगर मशीन से गलती हो रही है तो वो कॉपी जो आगे इन्फॉर्मेशन आएगी वो गलत आएगी, और आगे जो इन्फॉर्मेशन कोड होगी वो भी बिल्कुल गलत कोड होगी। ऐसा मैंने क्या बोला? मैं तुम्हें इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चलो सीधा टॉपिक के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करें ह्यूमन बॉडी। समझाया मैंने क्या बोला? एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन ले जाने के लिए, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, 10 मिनट बचे क्लास के, ध्यान से समझना, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन लाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, डेट इज DNA, है ना। हम ये बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स से हमारे पास इन्फॉर्मेशन कौन लेकर आता है? DNA लेकर आता है। ऐसा मैंने क्या बोला? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि DNA क्या होता है।
दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए रखा कहाँ होता है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए काम कैसे करता है। समझ आया मैंने क्या बोला? चलो हम सारी चीजों की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए रखा कहाँ होता है, तभी तो उसके बारे में और वो काम, उसका काम क्या ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए रखा कहाँ होता है, किसी को समझना है, ठीक है? सुनना, देखो यार, ये एक सेल है, ठीक है? सेल के अंदर तुम्हें पता है एक होता है न्यूक्लियस, जिसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मेरे 10th क्लास में कोई भी चीज आ रही है, चाहे वो 9th की हो, चाहे 8th की, चाहे 7th की हो, और वो 10th क्लास के टॉपिक में आ रही है, तो मैं उसको जरूर बताऊंगा। समझना है मैंने क्या बोला? लेकिन वो मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि वो तुमने पढ़ा हुआ है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे बोलो कि भैया वो जल्दी चल रहा है, प्लीज स्लो डाउन हो जाओ और मुझे समझा दो दोबारा। समझना है मैंने क्या बोला? कोई भागने की जरूरत नहीं है, आराम से हम करेंगे, ठीक है? सुनना, अब हुआ ये कि हमको ये पता करना था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई, पेरेंट्स से जायगोट में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई, अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे काम करेगी हमें ये समझना है। आया समझ? मैंने क्या बोला? ठीक है भैया, ये तो हमें पता है कि जनरेशन से जनरेशन इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेल की। सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल होता है। मतलब सेल के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन काम करेगी या फिर सेल कुछ भी काम करेगा, उसका डिसाइड कौन करेगा? सेल का ब्रेन डिसाइड करेगा, मतलब न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। समझना है मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस के अंदर एक चीज रखी होती है जिसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, या फिर कुछ थ्रेड की तरह धागे रखे हुए होते हैं। आया समझ? मैंने क्या बोला? वो कैसे दिखाई देते हैं? वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। आया समझ? मैंने क्या बोला? वो क्या है? कुछ धागे दिखाई दे रहे हैं। अब ये 42 जो हुए हो ना बेटा, क्लास मिस मत करना अगली वाली, अगला सेशन, ठीक है? अगर समझ आया मैंने क्या बोला? आगे समझना जरा ध्यान से, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ बस, इसको सेव कर दूं यार, दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है, अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो यार। ठीक है, सुनना, ज़्यादा समझना है मैंने क्या बोला? ठीक है, 7:30 मिनट बचे, सुनना, ठीक है? एक सेल है, सेल के अंदर, म्यूट कर लो यार, सेल है, सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर क्या नाम है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है? अब दिमाग लगाना, होता क्या है कि सेल की एक स्टेज होती है। देखो यार, एक बात याद रखना, सेल अलग अलग तरीकों से डिवाइड करता है। तुम अब 10th में आए हो तो पिछले साल ही 9th क्लास में टॉपिक जुड़ा था सेल के अंदर, सेल डिवीजन। समझा है मैंने क्या बोला? जिन्होंने पुरानी प्रिंटेड बुक्स पढ़ी होंगी उनको, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नई तरीके की बुक्स पढ़ी होंगी उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। और जो मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको जरूर पढ़ाया था मैंने, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। हम ये दो तरीके की बात बाद में करेंगे, ठीक है? सेल डिवीजन की बात बाद में करेंगे। समझा है मैंने क्या बोला? लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ कि जब सेल डिवाइड करने वाला होता है ना, सेल डिवाइड कैसे करता है? तो एक सेल है, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। समझा है मैंने क्या बोला? जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो अंदर जो धागे की तरह पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ना, अपने आप को अरेंज करता है। समझा है मैंने क्या बोला? दूसरी बात याद रखो कि मैं ह्यूमंस के ऊपर बता रहा हूँ ये बात, ये सबके अंदर चलती है, चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सब में होता है ये। सेल, सेल के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, तो ये क्या नाम है? क्रोमेटिन फाइबर। समझा है मैंने क्या बोला? और सबके अंदर होता है, अभी मैं एक वर्ड ले रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, क्रोमोसोम, ये तुम्हें पता भी होगा। समझा है? सबके अंदर क्रोमोसोम होता है, लेकिन क्रोमोसोम का काउंट सबके अंदर अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर, मतलब ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है, उसके अंदर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसा मैंने क्या बोला? 23 पेयर, मतलब हर एक क्रोमोसोम 2 बार होता है, तो 23 पेयर होते हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब मेरे बॉडी के हर एक सेल के अंदर अगर देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम होंगे। समझा है मैंने क्या बोला? अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया 46 क्रोमोसोम तो ठीक है, ये 46 क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है दिखाई कैसे देते हैं? तो सुनना, ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ना, ये अपने आप को अरेंज करता है, कब करता है? जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। समझा है मैंने क्या बोला? और वो कैसी शेप ले लेता है? वो कुछ इस तरीके की शेप लेता है, ये है क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ये समझ में आ गया ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझा है मैंने क्या बोला? ये क्या है? एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। आया समझ? मैंने क्या बोला? आगे दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम, इसका मतलब समझना जरा ध्यान से, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर है। समझा है मैंने क्या बोला? क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को एक फिक्स्ड स्टेज पे, ऐसा नहीं कि कभी भी, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पर, एक फिक्स्ड स्टेज पर अपने आप को अरेंज करता है और वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेता है। समझा है मैंने क्या? तो ये जो धागा में पढ़ा हुआ है ना, यही अपने आप को किसका स्ट्रक्चर बना लेता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर ही रखी होती है एक चीज जिसका नाम है डीएनए।
तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आई है पेरेंट्स से, तो वो कौन लेकर आया, वो डीएनए लेकर आया, और डीएनए में भी स्पेसिफिक पार्ट है, हम उसकी बात करेंगे, वो लेकर आया। समझ आया मैंने क्या बोला? कौन सी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पेरेंट्स से आती है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आंखों का कलर, बालों का कलर, स्किन कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, ब्लड ग्रुप, सारी चीजें कहाँ से आई है? तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन आई है। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, ये बात अलग है कि देखो ये भी तुमने देखा होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारे फादर से मैच करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर से मैच करते हैं। ठीक है, तो ये चीज कहाँ से आएगी, ये हम अगले चैप्टर में डिसाइड करेंगे, चैप्टर नंबर 9 में। इसीलिए मैंने लिखा भी था आज जब मैंने मैसेज डाला था कि चैप्टर 8 और 9 बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। 9 तभी समझ आया तो चैप्टर 8 अच्छी तरह आता है। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, अब हमें ये समझ आएगा कि यार हमारे पास पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन कोई भी आती है तो कौन लेकर आता है? ये डीएनए लेकर आता है। और डीएनए कहाँ पे रखा हुआ है? ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रखा हुआ होता है, और वो डीएनए कुछ ये रहा। और डीएनए का स्ट्रक्चर अगर तुमने ध्यान से देखा हुआ है तो डीएनए में तुमने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, उसके अंदर ये लाइन्स होती है। ठीक है, इन लाइन्स को क्या बोला जाता है? इन लाइन्स को बोला जाता है बेस पेयर। ठीक है, इन लाइन्स को क्या बोला जाता है? बेस पेयर। हर एक टर्न में, हर एक सिंगल टर्न में, ये टर्न है, ये टर्न है, ये टर्न है, ये टर्न है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हर एक टर्न में ऐसी जो लाइन है जिनको बेस पेयर बोलते हैं, ऐसे 10 बेस पेयर होते हैं। समझ में आया? ये तुम्हारे काम का नहीं है वैसे, लेकिन समझ लो, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, याद समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर मतलब एक धागा है। धागा अपने आप को अरेंज करता है एक फिक्स टाइम पीरियड पर, और वो किसकी शेप ले लेता है? ऐसे क्रोमोसोम की। ऐसे कितने क्रोमोसोम होते हैं? अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रखा हुआ होता है, और डीएनए में जगह जगह पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, और वही इंफॉर्मेशन लेकर जाता है तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे अंदर। और वो क्या है जगह? उस जगह का नाम है, जैसे ये स्पॉट हो गया, मान लो ये स्पॉट हो गया, मान लो ये स्पॉट हो गया, मान लो ये एक स्पॉट हो गया, मान लो ये एक स्पॉट हो गया। ठीक है, इस जगह का क्या होता है? इस जगह का नाम है जीन। इस जगह का नाम क्या है? जीन, ये जगह का नाम है। ठीक है, अभी कितना टाइम है? 2 मिनट है। ठीक है, अगले सेशन में हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे डीएनए, और एक और वर्ड तुमने पढ़ा होगा आरएनए, उन दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन अभी हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुनना। ठीक है, तो डीएनए के अंदर क्या रखा होता है? जगह जगह पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसका नाम होता है जीन। वो जीन ही है जो तुम्हारे अंदर इंफॉर्मेशन लेकर आया। तुम्हारी आंखों का कलर ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, ये जीन लेकर आया इंफॉर्मेशन। समझ में मैंने क्या बोला? तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए टाइप होगा, बी टाइप होगा या ओ टाइप होगा, ये भी कौन लेकर आया? ये जीन लेकर आया है। तुम्हारा स्किन कलर फेयर होगा, डार्क हो या किस कलर का होगा, ये भी तुम्हारा जीन लेकर आया। और वो जीन कहाँ पे रखा हुआ था? डीएनए पर। डीएनए कहाँ पर था? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पर था? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ पर है? सेल में। और सेल कहाँ है? सेल भर भर कर है हमारी बॉडी के अंदर। आया समझ में मैंने क्या बोला? सीधा देख लो चाहे उल्टा देख लो, तुम्हारी मर्जी है। कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो। आया समझ में मैंने क्या बोला? दोबारा समझना जरा ध्यान से। ठीक है, सुनो। एक सेल है, सेल के अंदर क्या, अभी देखो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। अब तुम ये मत बोलो कि भैया कहाँ से हम कहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट इसलिए बताना जरूरी था। ठीक है, अब तुम बोलोगे 9th क्लास में डीप तो था ही नहीं, ये थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहाँ पढ़ते हैं? हम ये समझ रहे हैं, टॉपिक हमारा ये है कि पेरेंट से जो जायगोट होता है उसमें एग्जैक्ट कॉपी आती है या नहीं आती है। ह्यूमंस के बारे में बात करोगे तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं आती है। होता ह्यूमन ही है, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा, टाइगर का बेबी टाइगर ही होगा, डॉग का बेबी डॉग ही होगा। ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो वो हम समझ रहे हैं। आया समझ मैंने क्या बोला? ठीक है, अगर एग्जैक्ट कॉपी है तो क्यों है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अभी तक हमने सिर्फ 9th क्लास का कॉन्सेप्ट समझा है। अब वो काम कैसे करता है, ये दिक्कत कैसे होती है, ये अभी हमें समझना है। समझ आया? मैंने खुद बोला कि ये जीन इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, जब ये इन्फॉर्मेशन लेकर ही आ रहा है तो चेंज क्यों कर देता है, ये हमें समझना है। आया समझ मैंने क्या बोला? चलो अब अगले सेशन में समझेंगे। 1 मिनट से कम बचा, फटाफट से इसका डाउट पूछो। भैया ये एक क्रोमोसोम है या पेयर ऑफ क्रोमोसोम? ये एक क्रोमोसोम है। ऐसे 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हर एक सेल के अंदर। हर एक सेल के अंदर इतना क्रोमोसोम होता है, अगर उसका सारा डीएनए निकाल लो ना तुम, और तुम्हारी पूरी बॉडी के डीएनए को लाइन टू लाइन जोड़ दिया जाए, तो अर्थ के कई सारे चक्कर लग सकते हैं। अब बताओ कितना सारा डीएनए तुम्हारी बॉडी के अंदर है कि नहीं? अब तुम बोलो इतना सारा डीएनए हमारी बॉडी में कैसे पैक हो रखा है, तो वो पैकिंग ही बहुत अच्छी है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे सेल के अंदर बहुत तगड़े लेवल की पैकिंग हो रखी होती है। कैसे होती है? वो हायर क्लासेस में, 11th to 12th में। हाँ पूछ, जल्दी पूछ, टाइम हो